नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, हमारे देश यानी भारत को मसालों की भूमि कहा जाता है और हमारे विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर मसालों की खेती होती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ धनिये का उत्पादन बड़े पैमाने पर हमारे किसान भाई करते हैं, जिसकी पत्तियाँ और सूखे बीज का इस्तेमाल सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है। तो धनिया बहुपयोगी फसल है और इससे बहुत अच्छा मुनाफा भी हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि धनिये की वो कौन सी उन्नत उत्पादन की तकनीकें हैं जिनसे आप कम लागत में ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर लाल सिंह। आप उद्यानिकी वैज्ञानिक हैं और राजगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में आप पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका कृषि दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि किन किन ज़िलों में धनिये की खेती हो रही है और कितने पैमाने पर हमारे किसान भाई इसकी उत्पादन को लेते हैं और जलवायु उसके लिए कैसी होनी चाहिए। देखिए किसान भाइयों, जो धनिया की खेती बड़ी महत्वपूर्ण फसल है मसाले वाली फसलों में, और इसका जो एरिया है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक आप मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है धनिया का, वो लगभग 2.25 लाख के आसपास, 2.25 हेक्टेयर जो एरिया में अपने मध्य प्रदेश में खेती हो रही है। मध्य प्रदेश के बहुत से ज़िले हैं जो आपके धनिया की खेती में बहुत से अग्रणी हैं, जैसे आपका गुना ज़िला है और आपका राजगढ़ है, नीमच है, मंदसौर है। ये ज़िले जिनमें व्यापारिक रूप से, व्यावसायिक रूप से मतलब मसाले की खेती होती है। इसके अलावा जहाँ तक चूँकि मसाला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें विटामिन ए है, सी है, आयरन है, फास्फोरस है। इसके अलावा बहुत सारे औषधीय तत्वों के कारण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जहाँ तक जलवायु की बात है, चूँकि मसाला ठंडी जलवायु की फसल है और ठंडी जलवायु में बहुत अच्छे से इसका उत्पादन लिया जा सकता है। जहाँ तक लेने की बात है, क्योंकि मसाले की जो धनिया है, धनिया का आपका पत्तियों के रूप में और बीज के रूप में दोनों ही के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और दोनों की उत्पादन करके बहुत अच्छा किसान अपने लाभ कमा सकते हैं। तो वर्तमान मौसम में जो मौसम चल रहा है आपका सितंबर है और अक्टूबर आने वाला है, तो इसमें पत्तियों के लिए जो धनिया है वो भी किसान बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। अभी इस समय मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है जो पत्तियों के लिए, जिससे गर्मियों में, जो सर्दियों में जिससे आपकी दिसंबर जनवरी के महीने में बहुत अच्छी से जो आय किसान की होना चाहिए वो बहुत अच्छे से मिल सकती है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, भूमि की तैयारी कैसे करनी है या इसके लिए किस प्रकार की भूमि जो है बढ़िया होती है? भूमि भी चूँकि धनिया की फसल है, भूमि वैसे तो आपके जो बलुई दोमट मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अच्छा। लेकिन जहाँ पर किसान भाइयों के पास में यदि मिट्टी कमज़ोर है, हल्की है, तो उनको कुछ कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ा करके, जैसे अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है या केंचुओं की खाद है, उसका उपयोग करके आप उस मिट्टी को अच्छा कर सकते हैं, जिसमें जल निकास की बहुत उचित व्यवस्था हो। साथ ही जो pH मान है वो आपके 6.5 से 7.5 के आसपास हो। ऐसी भूमियों में आपकी जो मसाले की खेती बहुत अच्छे से ले सकते हैं। अगर हम बात करें उन्नत किस्में, तो क्योंकि किसान भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो किन किस्मों का उत्पादन करें, या क्या क्षेत्र विशेष के हिसाब से भी किस्मों का चयन होना चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से जो धनिया की खेती करने के लिए उन्नत किस्मों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि हम पत्तियों के लिए अगर लेते हैं तो पत्तियों के लिए जो किस्में हैं कुछ अलग हैं, और आपके जो बीज उत्पादन के लिए लेते हैं तो कुछ उसमें अलग हैं। अच्छा। तो इसमें अब से पत्तियों के लिए जो बात करते हैं, तो पत्तियों के लिए मुख्य रूप से आपका जो पंथ हरितमा है, और आपका पंथ हरितमा जो वैरायटी है वो जो विशेष रूप से नाम से ही आपका रहा है कि पंथ हरितमा है, पत्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपका CS6 है, आपका अजमेर धनिया 1 है, अजमेर धनिया 2 है, जवाहर धनिया है, RCR 436 है। तो इस प्रकार की जो धनिया हैं पत्ती और बीज के लिए अलग अलग हैं, और साथ ही अपनी विशेष कीट और रोगों के प्रतिरोधी हैं। तो क्षेत्र विशेष के हिसाब से जहाँ पर भी किसान भाई खेती करें तो उसको देख करके धनिया की महत्वपूर्ण उन्नत किस्मों का उपयोग करें, तो उससे निश्चित रूप से आपका बीमारियों के प्रति और साथ साथ ही उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलेगा। यानी अपने निकट के कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं कि इस क्षेत्र के लिए कौन सी किस्म बढ़िया रहेगी। अब बात बोनी की अगर हम करें डॉक्टर साहब, तो बोनी के समय कैसा होना चाहिए, या बीजोपचार कैसे करना चाहिए, या बीज की मात्रा कितनी होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। चूँकि धनिया बीज के साथ साथ में, उन्नत किस्मों के साथ साथ में उसकी बीज दर का ही बड़ा विशेष ध्यान रखना है। एक अच्छी खेत की तैयारी करने के बाद में जब बुवाई करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है किसान के लिए जानने के लिए। एक तो आपका बीज दर का क्या होता है कि जैसे प्रति इकाई क्षेत्र में किसान भाई कितना बीज डालें, कि बहुत ज़्यादा और बहुत कम डालने से भी उपज पर प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए अपन ध्यान दें कि बीज की जो मात्रा
मात्रा है आपका करीब करीब जो अगर सिंचित क्षेत्र है जहाँ पर पानी की उचित व्यवस्था है तो उस समय आप अच्छे पानी की व्यवस्था दे है तो उसमें आपको 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आप उसको ले सकते हैं। साथ साथ में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो असिंचित क्षेत्र होते हैं जिसमें 1 या 2 पानी की व्यवस्था कर पाते हैं किसान भाई, तो ऐसे क्षेत्रों में आपको जो बीज की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा करके अपन डालें, करीब करीब 20 से 25 किलोग्राम बीज अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से जो उसका उत्पादन है वो बहुत अच्छा होगा। साथ साथ में जो बीज का अंतराल बोने की विधि तो उसमें आप थोड़ा कोशिश करें कि बहुत सारे किसान भाई छिटकमा विधि से अपने बीज बोते हैं तो वो उसमें थोड़ा सा खरपतवार नियंत्रण नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में कुछ वैज्ञानिकों ने जो बुवाई यंत्र हैं जैसे सीड ड्रिल के माध्यम से आपका 25 से 30 सेंटीमीटर का कतार से कतार की दूरी और आपका 7 से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर बीज से बीज की दूरी अगर अपन डालते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो बुवाई का जो पद्धति है और बीज का अंतराल है बीज दर बहुत अच्छे से होगी। एक बात और ध्यान रखना कि बीज बोने से पहले किसान भाई बीज का जो उपचार होता है वो जरूर करें, क्योंकि बीज उपचार जैसे टीका अपन लगाते हैं तो बीज के उपचार करने से क्या होता है कि एक मिट्टी जनित बीमारी और बीज जनित बीमारी वो नहीं लगेंगे, तो बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। उसके लिए फफूंदनाशक दवाई जैसे कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब उसका 2 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से अगर उपचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो बीमारियां हैं वो नहीं रहेंगी। और साथ साथ में आपको ये आपकी कुछ हार्मोन्स हैं आपको उसके माध्यम से भी जैसे जिब्रेलिक एसिड है उसके से भी अगर उपचार करेंगे अपन तो वो बीज का जो अंकुरण है वो बहुत अच्छे से होगा। तो निश्चित रूप से हमारे लिए ये बहुत ही यानी बीज का नुकसान नहीं होगा किसान भाइयों, बीज उपचार के साथ आप करेंगे और आपका नुकसान नहीं होगा तो लागत कम आएगी और इससे आपका मुनाफा बढ़ेगा। एक बात और, खाद और उर्वरक की अगर हम बात करें कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कौन सा देना चाहिए, इस बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइए डॉक्टर साहब। हाँ, निश्चित रूप से खाद और उर्वरक जो उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है आपकी अच्छा उत्पादन लेने के लिए। तो बीज की जहाँ तक खाद की बात है तो सबसे पहले तो अपन खेत की तैयारी करते हैं उस समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद ध्यान रखें किसान भाई, तो आपकी वो 200 से 250 कुंटल मतलब 20 से 25 टन प्रति एक हेक्टेयर बीघा में 1 हेक्टेयर में आपको 20 से 25 टन की खाद आप उसको डालना है। अगर आपके पास में अच्छी सड़ी गोबरी खाद नहीं है तो केंचुओं की खाद भी आजकल किसान भाई डालते हैं और तैयारी भी करते हैं घर पर, तो वो भी 10 आपके कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उसको भी अपन डाल सकते हैं। इसके अलावा आपका जो फास्फोरस है, पोटास है, नत्रजन है, नत्रजन की मात्रा आप सिंचित क्षेत्रों में आप जहाँ तक 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और आपका जो फास्फोरस है वो आपका 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और पोटास चूँकि पोटास आपके दाने का जो मात्रा है उसको भी बढ़ाता है, चमक भी बढ़ाता है, तो पोटास ही बहुत ज़रूरी है, तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटास भी अपन डालते हैं। इसके अलावा सल्फर, चूँकि धनिया की सुगंध बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए जिंक और सल्फर की बहुत आवश्यकता रहती है, तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सल्फर भी डालना बहुत ज़रूरी है। और इसमें नत्रजन की मात्रा को बुवाई के समय में आधी मात्रा और बाकी कुछ जो फसलें हैं आपके जब खड़ी फसल है उसके अलावा छिड़काव के माध्यम से भी यूरिया के माध्यम से उसकी पूर्ति खड़ी फसल के रूप में अपन दे सकते हैं। इस प्रकार से 2 भागों में अगर अपन खाद उसकी मात्रा देंगे नत्रजन की तो निश्चित रूप से आपका जो पौधा को खाद सही मिलेगा और साथ साथ में उसका उपयोग भी सही कर पाएगा और इस प्रकार से आपकी फसल बहुत अच्छे से होगी। जी, इसके अलावा अगर निदाई गुड़ाई या खरपतवार का जैसे आपने जिक्र किया था तो इनका उपाय कैसे किसान भाई करें, यानी निदाई गुड़ाई में क्या सावधानी रखनी है और खरपतवार अगर हटाना है तो उस समय कैसे करें किसान भाई? देखिए, वैसे तो निदाई गुड़ाई अपने बहुत ज़रूरी है खेती के लिए, चूँकि अपन जितनी निदाई खेत को स्वच्छ रखेंगे साफ रखेंगे उतनी फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन आपको जैसे शुरुआत में आपने सीड ड्रिल से बोनी करी तो उस समय आपका 25 से 30 दिन में मतलब 30 दिन की अवस्था में एक पहली निदाई गुड़ाई हाथ से होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कंडीशन में इससे आपकी खेत साफ हो जाएगा, खरपतवार भी निकल जाएंगे और साथ साथ में एक हल्की निदाई गुड़ाई हो जाएगी, तो उसमें हवा और प्रकाश का आवागमन बहुत अच्छे से होगा। अगर बहुत ज़्यादा किसान भाई व्यावसायिक रूप से खेती करते हैं, हाथ से संभव नहीं है, तो कुछ जो आपकी रासायनिक दवाइयाँ भी हैं उनका उपयोग करके किसान भाई उन खरपतवारों को नियंत्रण कर सकते हैं। तो आपका जैसे पेंडिमिथिलिन दवाई है तो उसको आप जैसे बुवाई के तुरंत बाद अगर उसको स्प्रे करते हैं तो कुछ खरपतवार हैं वो नहीं निकलेंगे। और उसके अलावा एक और क्यूजलोफापेथाल दवाई है वो 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर उपयोग करते हैं तो बुवाई के 12 से 15 दिन में तो उससे खरपतवार नियंत्रण हो सकते हैं। इस प्रकार से खरपतवार नियंत्रण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसल अच्छी होगी। तो खरपतवार की बात करी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं किसान भाइयों, और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो धनिया की फसल को रोगों और कीटों से कैसे बचाना है इस पर हम बातचीत करेंगे। जल्द हाजिर हो रहे हैं ब्रेक के बाद।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद किसान भाइयों आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं धनिया की खेती के बारे में, उसकी उन्नत तकनीकों के बारे में। डॉक्टर लाल सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे निदाई गुड़ाई की, हमने बात की, अब सिंचाई की बात करते हैं ज़रा। कब कैसे कितनी सिंचाई करनी है धनिया की फसल में? देखो, सिंचाई भी बड़ी महत्वपूर्ण है और उसमें अगर विशेष रूप से जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, क्रिटिकल स्टेज अवस्था होती हैं, तो उसमें अगर सिंचाई करें तो निश्चित रूप से हमारी फसल बहुत अच्छे से होगी और साथ साथ में रोग और बीमारी भी नहीं लगेंगी। तो सिंचाई सबसे पहले तो आप जैसे जो सिंचाई करते हैं तो आपका जब पत्तियां निकलती हैं, मतलब 1-2 शुरुआत की पत्ती निकलती है, तो उस समय सिंचाई होना बहुत ज़रूरी है। इसके जस्ट बाद में आपकी शाखाएं निकलेंगी, उस समय सिंचाई होना बहुत ज़रूरी है। शाखाओं के बाद में जब फूल बनता है उस समय भी वो क्रांतिक अवस्था होती है धनिया की, उस समय भी आपको थोड़ा सिंचाई की अवस्था पड़ती है। फूल के बाद में जब दाना बनता है उस समय भी सिंचाई की अवस्था होती है। तो ये 4 सिंचाइयाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर उसको क्रांतिक अवस्था पर करेंगे तो निश्चित रूप से मतलब बहुत ही फसल के लिए बहुत समय अच्छा का भी रहेगा। ध्यान रखना है, सुबह शाम। समय के साथ साथ में समय का ये है कि समय का तो ऐसा विशेष अच्छा नहीं है, लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम और जो सिंचाई की पद्धति है वो अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा, पानी की बचत भी होगी उसमें। तो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम फूल से पहले अपने सिंचाई की जो सूक्ष्म पद्धति है उसको भी शुरुआत की अवस्था में आप उसको कर सकते हैं। जी, अगर रोग और कीटों का जैसा हम जिक्र कर रहे थे, चूँकि असर डालते ही रोग भी लगते हैं, कीट भी प्रकोप अपना फैलाते हैं, कैसे किसान भाइयों को इससे अपनी धनिया की फसल को बचाना है? देखिए, धनिया की जो फसल है बड़ी नाजुक फसल रहती है, तो उस समय जो कीड़े हैं उसका प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो सबसे छोटी अवस्था में अगर कीड़ा लगता है तो कटवर्म लगती है, वायर वर्म। वो क्या है, छोटे छोटे जब पौधे रहते हैं तो उसमें जो धनिया के तने को अपन काट लेती है और शाम के समय निकलती है और तने को खा जाती है। अच्छा। तो इसके लिए अपन को थोड़ा करना है कि क्लोरोपाइरीफास दवाई जब बुवाई के समय पे अपन कभी 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देंगे तो उसकी गंध से कटवर्म खत्म हो जाएगी। इसके जब बाद में धनिया जैसी बड़ी होती है, पत्तियां आती हैं, फूल आता है, तो उसमें एफिड, माहू जिसको बोलते हैं, उसका बहुत प्रकोप होता है। तो उस माहू को नियंत्रण करने के लिए आपको लगता है कि ये दवाई मतलब इसमें माहू का प्रभाव आ गया है, तो कुछ जो आपकी जो जैविक दवाइयाँ भी हैं, जैसे नीम का ऑयल है, तो उसको भी आप करीब 5 ml 1 लीटर पानी में घोल बना करके समय समय छिड़काव कर सकते हैं। साथ साथ में कुछ रासायनिक दवाइयाँ हैं जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, तो उसको भी आप 5 ml 15 लीटर के पानी में आपका घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो उससे भी आप कीड़ों को नष्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ 2-3 बीमारी भी हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो इसमें आती हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है बिल्ट, जो उकसा की बीमारी आती है जिसे किसान भाई बोलते हैं। शुरुआत की अवस्था में जैसे ही आपका धनिया 15 से 30 से 35 दिन का होता है तो अचानक पौधे सूखने लगते हैं। अच्छा। तो उसमें आप जैसे मैंने बताया कि बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ में कुछ जो केंचुओं की खाद है उसमें ट्राइकोडर्मा मिला करके कुछ समय के लिए रख करके और उसका अगर छिड़काव करते हैं तो आपकी उकसा की बीमारी नहीं आएगी। उसी के साथ साथ में कुछ एक बीमारी है जैसे आपको स्टेम गाल, जिसमें आपके तनों पर उभरे हुए धब्बे पड़ जाते हैं, तो और उससे जो पौधे की जो बढ़वार रुक जाती है, आपकी पत्तियां भी नहीं बढ़ेंगी और दाने भी नहीं बनते हैं। तो ऐसे समय में आपके कुछ फफूंदनाशक दवाइयां हैं तो उसको अपनाएं, जैसे आपका कार्बनडाजिम मेनकोजेब है, एजेक्स्ट्रोबिन है। तो ये दवाइयों का आप जैसे ही लक्षण दिखें उस समय आप
2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करें। इसी के बाद में आपका एक पाउडरी मिल्ली बीमारी है जिसको तना और पत्तियों पर पाउडर से जैसा छा जाता है, जिससे भी बहुत नुकसान होता है। तो उसमें भी आपका जैसे सल्फर डस्ट है और उसका भी अपने समय समय पर स्प्रे करें, छिड़काव करें। और साथ साथ में कुछ दवाइयाँ भी हैं, फफूंदीदार दवाई, उसका भी छिड़काव करके बीमारियों से निजात पा सकते हैं। एक सवाल और जो सबसे अहम है कि कटाई और गहाई धनिया की फसल में बड़ा महत्वपूर्ण इनकी भूमिका होती है, क्या सावधानी रखनी किसान भाइयों को? जैसे ही अगर अपनी फसल पकने पे आ जाती है तो सबसे पहले तो हम लोग उसका निरीक्षण करते हैं कि धनिया काटना कब चाहिए। तो जैसे ही दाना पक जाए, दाना सख्त हो जाए और हरे कलर से थोड़ा सा दूसरा हरा कलर बदल जाए, भूरा कलर हो जाए 50% मात्रा में, तो उस समय अपन को कटाई करना चाहिए। कटाई में अगर आप हरापन पूरा चला जाता है तो धनिया का जो कलर है भूरा पड़ जाएगा और उसके जो बाजार का मूल्य है बहुत अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो हरी अवस्था पर धनिया का जो बीज की हरी अवस्था पर कटाई करना है। कटाई करने के बाद में जब खेत में अपन रखते हैं तो उसको उल्टा रखना चाहिए। क्योंकि यदि अपन खड़ा रखेंगे, बीज को सीधे सूर्य की जब रोशनी पड़ती है तो हरा कलर मतलब वो हरा कलर चला जाएगा, जिससे आपका धनिया का अट्रैक्शन जो आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा, पीला पड़ने लगता है। तो उससे बाजार का मूल्य सही नहीं रहता। तो जैसे ही कटाई करने के बाद में उसका पूला पड़ने के बाद में उसको उल्टा रख दें और उल्टा रख दें। उसके साथ साथ में अगर कोशिश करें और धनिया को कटाई करने के बाद में छाया में सुखाएं, जिससे उसका हरा कलर और उसकी सुगंध होती है वो बरकरार रहे। तो ऐसी सावधानियां कटाई और गाई के समय में हमें रखना है। चलिए, तो देखिए बहुत अहम जानकारी दी है किसान भाइयों डॉक्टर साहब ने आपको कि धनिया की फसल की खेत की तैयारी से लेकर तो कटाई तक आपको कितनी सावधानी रखनी है। इतना आप सब कुछ कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। और किसान भाइयों अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि मंत्रालय का प्रथम खरीफ उत्पादन अनुमान, नई पीढ़ी खेती से जुड़े, मध्य प्रदेश के किसान घर से ही बेच सकेंगे अपनी उपज, जीरा लगाने का वैज्ञानिक तरीका और मूंगफली फोड़ाई यंत्र। और अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्रालय द्वारा 2021-22 के लिए मुख्यतः खरीफ फसलों के उत्पादन का प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि खरीफ सीजन में 150.50 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने कहा कि किसानों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता और सरकार की किसान हितैषी नीतियों से बम्पर पैदावार हो रही है। वर्ष 2021-22 के लिए खरीफ के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 150.50 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 5 वर्ष 2015-16 से 2019-20 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन टन अधिक है। इसके तहत चावल का कुल उत्पादन 107.04 मिलियन टन अनुमानित है। पोषक एवं मोटे अनाजों का उत्पादन 34 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 31.89 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 2.11 मिलियन टन अधिक है। वहीं कुल दलहन उत्पादन 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन औसत खरीफ दलहन उत्पादन की तुलना में 1.39 मिलियन टन है अधिक है। इसी प्रकार देश में कुल तिलहन उत्पादन 23.39 मिलियन टन होने का अनुमान है। वहीं 2021-22 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन 419.25 मिलियन टन और कपास का उत्पादन 36.22 मिलियन गांठें प्रति 170 किलोग्राम की गांठें एवं पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन 9.61 मिलियन गांठें प्रति 180 किलोग्राम की गांठें होने का अनुमान लगाया गया है। भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन, केंद्रीय कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग तथा नीति आयोग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित
पोषक अनाज हितधारक महासम्मेलन का शुभारंभ गत दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया। महासम्मेलन से देश भर के लगभग 725 कृषि विज्ञान केंद्रों में उपस्थित 1 लाख किसान और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की टीमें और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सैकड़ों संस्थानों के वैज्ञानिक गण और कृषि छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में वर्चुअली जुड़े थे। इन सभी स्थानों पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 71,000 से ज्यादा पौधे रोपे गए। हर एक केवीके में कन्याओं को पोषक अनाज से बने व्यंजन और किसानों को बीजों का वितरण किया गया। श्री तोमर ने कहा कि नई पीढ़ी खेती की ओर प्रवृत्त हो, खेतों में सुविधाएं बढ़े, किसानों को अपनी कृषि उपज बेचने के लिए देश भर में खुला बाजार मिले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से वे महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो और टेक्नोलॉजी से भी जुड़ सके। ऐसे पावन उद्देश्यों के साथ नए कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। श्री तोमर की उपस्थिति में भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान ने एपीडा, NRML, TCPL, हेरिटेज फूड्स के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए। मध्य प्रदेश के किसान घर से अपनी उपज बेच सकेंगे, इसके लिए मंडी बोर्ड द्वारा पहल की गई है। इसके पूर्व कोरोना संकट में मध्य प्रदेश की मंडियां बंद रहने पर मध्य प्रदेश शासन ने किसानों के घर से कृषि उपज खरीदने की छूट व्यापारियों को दी थी। इस प्रकार की व्यवस्था में किसानों और व्यापारियों की भागीदारी को देखते हुए सौदा पत्रक से खरीदी की प्रक्रिया के आशानुरूप सफलतम परिणाम आने से मध्य प्रदेश शासन अब मोबाइल ऐप से खरीदी की व्यवस्था को स्थायी रूप देने जा रही है। इस व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा गत दिनों परिपत्र जारी कर सौदा पत्रक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से मंडी प्रांगण के बाहर कृषि उपज का क्रय विक्रय पुनः किए जाने के संबंध में समस्त मंडी सचिवों को निर्देश दिए गए हैं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में किसानों की कृषि उपज सौदा पत्रक माध्यम से क्रय किए जाने का प्रावधान है। इस व्यवस्था में व्यापारी मंडी के बाहर भी किसानों की सहमति के आधार पर कृषि उपज खरीद सकेंगे। जीरे का उपयोग सभी घरों में होता है। इसकी बढ़ती मांग के कारण जीरे के भाव भी अच्छे मिल पाते हैं। ज्यादा उत्पादन और गुणवत्ता के लिए किसान भाई जीरे की खेती करना चाहते हैं। जीरा एक उपयोगी महत्वपूर्ण मसाला है। ये बताना नितांत जरूरी है कि मसाला फसलों की उन्नत तकनीकी अपनाते हुए उत्पादन के प्रमुख बिंदु उपयोगी है। इसकी बुआई अक्टूबर अंत और नवंबर माह में की जाती है। उत्तम जल निथार वाली भूमि उपयुक्त होती है। जातियों में S404, RZ16, RH4, MC43, UC118, GC1, GC23 इत्यादि 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। बीज का उपचार 3 ग्राम थाइरम प्रति किलो बीज में करें। इसके अलावा अंकुरन की समस्या से निपटने के लिए इंडोल 3 एसिटिक अम्ल के 100 ppm वाले घोल में डुबोकर रखें। बाद में इसे निकालकर सुखाकर बुआई करने से अच्छा अंकुरन मिलेगा। यूरिया 87 किलो, 350 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर में डालें। पहली हल्की सिंचाई बोनी के तुरंत बाद तथा इसके पश्चात 8 से 10 दिनों के अंतर से सिंचाई करें। निदाई गुड़ाई बोनी के 30 दिन बाद करनी चाहिए। मूंगफली फोड़ाई के लिए वैज्ञानिकों ने हाथ से चलाया जाने वाला यंत्र विकसित किया है। ग्रामीण महिलाओं के लिए ये यंत्र काफी उपयोगी साबित हो रहा है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के इस मूंगफली फोड़ाई यंत्र को बड़ी संख्या में अपनाया जा रहा है। इस यंत्र की खासियत ये है कि मूंगफली का एक एक दाना बाहर आ जाता है और फोड़ाई के दौरान दानों को क्षति नहीं होती है। इस इकाई में एक लोहे की फ्रेम, हैंडल तथा इधर उधर हिलाने वाली छलनी लगी होती है जिसमें आयताकार छेद होते हैं। इस यंत्र में एक बार से 1.5 से 2 किलो मूंगफली फोड़ने के लिए भरी जा सकती है, जिसे अवतल तथा दोलन करने वाले लोहे या नॉयलन शू लगी हुई ग्रेट के बीच में फोड़ा जाता है। इससे कम समय में अधिक मूंगफली फोड़ाई की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।